हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीलन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उष्मा उष्मा के उपयोग, उष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा, गलन, क्वथन एवं वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन, दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, उष्मा के कुचालक एवं सुचालक और उष्मा व संचरण की विधियां, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि 2019 में उष्मा से 2 क्वेश्चन बना था। सीटेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2019 में 2 क्वेश्चन बना हुआ था। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उष्मा हीट, ऊर्जा का वह रूप जिसके प्रवाह के कारण हमें कोई वस्तु गर्म या ठंडी प्रतीत होती है, उष्मा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब बर्फ को छूते हैं तो ठंडा का अनुभव करते हैं, धूप या फिर आग के सामने बैठते हैं तो हम गर्मी का अनुभव करते हैं। तो वह वस्तु जिससे हमें ठंडे या फिर गर्म होने का आभास होता है, उष्मा कहलाती है। आइए जानते हैं उष्मा के उपयोग। दोस्तों, सभी कार्यों के लिए उष्मा आवश्यक होती है। बिना उष्मा के कोई भी कार्य संभव नहीं है जीवन के लिए। हम श्वसन की क्रिया करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इससे हमें उष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, इससे हमें हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं। आपने देखा होगा कि जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है क्योंकि उनमें श्वसन की क्रिया भी नहीं होती है, ब्लड का सर्कुलेशन भी रुक जाता है, इसी कारण उनका शरीर ठंडा हो जाता है। मौसम परिवर्तन के लिए यदि उष्मा ना होती तो क्या होता? बर्फ ही बने रहते, जो जल है वो जल ही बना रहता। ठंडे मौसम, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु परिवर्तन होते, जो है वो स्थिर हो जाता। यदि उष्मा ना हो तो सब कुछ स्थिर हो जाएगा, कोई भी कार्य करना संभव नहीं होगा। भोजन पकाने के लिए हम उष्मा के द्वारा भोजन पकाते हैं। आग में भी हम उष्मा के द्वारा ही भोजन पका पाते हैं। गैस में भी हम उष्मा के द्वारा ही भोजन पका पाते हैं। उसी प्रकार बीजों का अंकुरण, जब तक उष्मा ना हो, आर्द्रता ना हो, तब तक बीज का अंकुरण भी नहीं हो सकता। कपड़े सुखाने के लिए यदि उष्मा ना हो तो कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे। मटके के पानी को ठंडा करने के लिए आपने देखा होगा, जब हम उसमें पानी डालते हैं तो कुछ ही समय बाद मटका गीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उस छिद्र में पानी रिसते रहता है और पानी वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है और वाष्प अंदर की उष्मा को लेकर बाहर निकल जाती। दोस्तों, उष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। इसका एग्जाम्पल हम दैनिक जीवन में कई बार देख सकते हैं। जैसे हम यदि किसी छड़ को गर्म करते हैं, लोहे की छड़ को गर्म करते हैं, तो हम एक सिरे को गर्म करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें आभास होता है कि दूसरा सिरा भी गर्म हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर प्रवेश करती है। तो जब हम एक सिरे को गर्म करते हैं तो उष्मा का प्रवाह होता है और दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि यदि चाय या फिर गर्म पानी को हम बाहर रख देते हैं, किसी बर्तन में रख देते हैं, तो वह कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। तो चाय क्या है? गर्म है। गर्म पानी क्या है? गर्म है। और बाहर का जो वातावरण है उसके कंपेयर में क्या है? ठंडी है। इसीलिए चाय की उष्मा बाहर वातावरण में प्रवेश करती है और धीरे धीरे वातावरण और चाय का हीट, जो वातावरण और चाय की उष्मा होती है, दोनों क्या होती है? बराबर हो जाती है। दोनों का हीट बराबर हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उष्मा क्या है? हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवेश करती है। बारिश होने के लिए दोस्तों, जब उष्मा होगी ही नहीं तो वाष्पन की क्रिया भी नहीं होगी। वाष्पन की क्रिया नहीं होगी तो जल की बूंदें वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाएंगे भी नहीं, बादल का रूप धारण भी नहीं करेंगे, जिससे बारिश होगी ही नहीं। तो इस प्रकार विदाउट उष्मा कुछ भी
कार्य नहीं हो सकता है, सभी कार्य के लिए ऊष्मा आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऊष्मा का आदान प्रदान। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा का आदान प्रदान होते रहता है। जब हम धूप या आग के सामने बैठते हैं तो गर्मी का अनुभव करते हैं, क्योंकि सूर्य की सौर ऊर्जा, जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सूर्य से हमें सौर ऊर्जा मिलती है, प्रकाश ऊर्जा, वह हमारे शरीर में जब प्रवेश करती है तो हमें गर्मी का अनुभव होने लगता है, हमारी ऊष्मा तीव्र होती है, तो वह ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना क्या है? एक रासायनिक ऊर्जा है, एक रासायनिक ऊष्मा है। मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक ऊर्जा है, वह ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो ऊष्मा मिलती है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हम सभी को पता है कि विद्युत हीटर में जो विद्युत ऊर्जा होती है वह ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार ऊष्मा को भी अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। भाप इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित होते रहती है और ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का ही रूप है। तो इस प्रकार आदान प्रदान होते रहता है ऊष्मा का। आइए देखते हैं दोस्तों ऊष्मा के मात्रक के बारे में। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल, सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। तो याद रखिए, दोनों ही ऊष्मा के मात्रक है, एसआई मात्रक जूल और सीजीएस कैलोरी। दोस्तों, एक कैलोरी ऊष्मा ऊष्मा का वह परिमाण है जो 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दे। आइए जानते हैं क्या रिलेशन होता है कैलोरी और जूल में। रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी होता है। मीन्स 1 कैलोरी जो होता है वह 4.186 जूल के बराबर होता है और 1000 कैलोरी 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का वह परिमाण है जो 1 किलोग्राम जल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ताप की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था की माप है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, सीजीएस मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, यदि हम सेल्सियस में 273.15 को जोड़ दें तो वह केल्विन के इक्वल हो जाता है। यही रिलेशन होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। ताप को जिस यंत्र से मापते हैं उसे थर्मामीटर कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप का अध्ययन किया जाता है तापमिति कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गलन, मेल्टिंग। गलन बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है गलन या गलनांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्फ का जल में परिवर्तन। बर्फ क्या है? ठोस है और जल क्या है? द्रव है। जब कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस ताप को ही हम क्या कहते हैं? गलन या फिर गलनांक। नेक्स्ट है दोस्तों क्वथन या फिर क्वथनांक, बॉइलिंग। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है तथा द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह ताप क्वथनांक कहलाता है। मीन्स द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए जो ताप आवश्यक होता है वही ताप होता है क्वथनांक। दोस्तों, जब हम जल को गर्म करते हैं जल का ताप तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वह उबलना प्रारंभ ना कर दे। इस समय जल वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। यदि इसके बाद भी जल को हम गर्म करते हैं तो वह ताप और अधिक नहीं बढ़ता। मीन्स जल को हम जब वह उबलने लगता है तब और गर्म करें तभी उसका ताप और नहीं बढ़ता है और इसी ताप को कहते हैं क्वथन, बॉइलिंग। मीन्स यदि हम कम शब्दों में कहें तो द्रव का
गैस अवस्था में परिवर्तित होना ही बॉइलिंग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वाष्पन, इवेपोरेशन। द्रव का वाष्प रूप में बदलना ही वाष्पन है। फॉर एग्जाम्पल कपड़े का सूखना, मटके में पानी का ठंडा होना। जब हम कपड़े को सुखाते हैं तो कपड़ा गीला होता है, कपड़े का पानी वाष्प के रूप में बदल जाता है जिससे कपड़ा सूख जाता है, तो यह वाष्पन का एक एग्जाम्पल है। दोस्तों वाष्पन हमारे चारों तरफ चलता रहता है और वाष्पन सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। वाष्पन सतह को ठंडा करती है। दोस्तों वाष्पन हर टेम्परेचर पर होता है, हर हीट पर होता है। हम लोग जब नाइट में, ठीक है, दिन में तो सूर्य की प्रकाश होती है, सूर्य के सौर ऊर्जा, उसके ऊष्मा के कारण हम क्या करते हैं, कपड़े को सुखा पाते हैं। लेकिन यदि आपने देखा होगा कि हम यदि नाइट में कपड़ा को सुखा देते हैं, ठीक है, तो रात्रि में तो सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, फिर भी कपड़ा सुबह तक सूख जाता है, क्योंकि हर ताप पर वाष्पन की क्रिया होते रहती है। धीरे धीरे गीले कपड़े का जो जल होता है वो वाष्प के रूप में चेंज होते रहता है और कपड़ा सूख जाता है। ओस की जो बूंदें होती हैं वो कुछ समय बाद उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका वाष्पन होता है और जल वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं। दोस्तों मटके का पानी ठंडा क्यों होता है? जब हम, आपने देखा होगा कि जब हम मटके में पानी भरते हैं तो कुछ समय बाद मटका गीला हो जाता है, क्योंकि मटके की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उन छोटे छोटे छिद्र में जल की बूंदें रिसती रहती हैं, जिसके कारण मटका बाहर से गीला हो जाता है। जब ये जल, उनका वाष्पन होने लगता है इन छिद्रों के द्वारा, तो जब वाष्प के रूप में जल की बूंदें जाती हैं तो अपने साथ साथ ऊष्मा को भी ले जाती हैं। इस प्रकार जल की जो ऊष्मा होती है उन छिद्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निकलती रहती है और यह प्रक्रिया कंटिन्यू जारी रहती है, जिसके कारण जल की ऊष्मा कम होते जाती है और मटके का पानी ठंडा हो जाता है। यही कारण है दोस्तों कि मटके का पानी ठंडा होता है, क्योंकि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं मटके की सतह पर, वे जल की बूंदों को वाष्प के रूप में बाहर ले जाती है। वाष्पन की प्रक्रिया चलती रहती है और ऊष्मा बाहर निकलते रहती है और मटके का पानी ठंडा होते रहता है। चाहे बाहर का, मटके के बाहर का टेम्परेचर कितना भी हाई क्यों ना हो, ऊष्मा बहुत ज्यादा क्यों ना हो, गर्मी के दिनों में भी मटके के पानी का ठंडा होने का यही रीजन है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों संघनन, कंडेंसेशन। जब पानी का भाप वापस पानी में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा है कि जब पानी वाष्प में बदल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हम वाष्पन कहते हैं। और ये वाष्प जब पानी में पुनः बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संघनन। जैसे बारिश, ओस की बूंदें, ये सब संघनन के कारण होता है। दोस्तों वाष्पन की क्रिया के द्वारा जल तालाबों, झीलों, नदियों, समुद्रों से क्या होता है, जल का वाष्पन होता है और वे जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चली जाती हैं। और बरसात के समय में क्या होता है, ये वाष्प होती है और जल की बूंदों में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, जो वाष्प होते हैं, जल वाष्प होते हैं, जो भाप होती है, वे जल वाष्प पानी के रूप में चेंज हो जाती हैं और नीचे पुनः पृथ्वी पर आती हैं। यही घटना होती है बारिश, ओस के टाइम भी यही होता है। जल वाष्प जल की बूंदों का रूप धारण कर लेती हैं और आकर गिरती हैं, जिसे हम ओस कहते हैं। आई होप संघनन और वाष्पन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल की बूंदों का वाष्प के रूप में बनना वाष्पन है और उस वाष्प का पुनः जल में बदल जाना संघनन है। आइए देखते हैं दोस्तों ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे भाप में बदल जाते हैं, और भाप को जब ठंडा किया जाता है तो वे पुनः ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातक कहा जाता है व इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थ इस विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन क्या है, कुछ ठोस ऐसे होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम जब गर्म करते हैं तो वे द्रव अवस्था में चेंज ना होकर डायरेक्ट
गैसीय अवस्था में आ जाते हैं और जब उन्हें ठंडा किया जाता है तो ये द्रव अवस्था में ना आकर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातक और इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण। आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रसार होता क्या है। जब पदार्थ को बिना अवस्था में परिवर्तन किए गर्म किया जाता है तो इसमें प्रसार होता है। इसी को ही कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। जैसे कोई वस्तु ठोस है तो वह ठोस ही रहेगी लेकिन उसमें प्रसार होगा। कोई वस्तु द्रव है तो द्रव ही रहेगी लेकिन उसमें प्रसार होगा। कोई वस्तु गैस है तो गैसीय फॉर्म में ही रहेगी लेकिन उसमें प्रसार होगा। तो यह ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। आइए ठोसों में ऊष्मीय प्रसार को देखते हैं। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार की 3 प्रवृत्तियां होती हैं दोस्तों। रेखीय प्रसार, जब किसी ठोस को गर्म करने पर इसकी लंबाई में वृद्धि होती है तब यह प्रसार रेखीय प्रसार कहलाता है। जैसे किसी छड़ को हम यदि गर्म करते हैं और उसमें प्रसार होता है तो यह रेखीय प्रसार होगा। सेकेंड है क्षेत्रीय प्रसार, जब किसी ठोस को गर्म करने पर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तब ठोस के प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, मीन्स उसका क्षेत्र बढ़ता है। आयतन प्रसार, जब किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर ऊष्मा देने पर इसके आयतन में वृद्धि होगी तब इस प्रकार के प्रसार को हम क्या कहेंगे दोस्तों, आयतन प्रसार। एक बार और देख लेते हैं। रेखीय प्रसार क्या होगा, जब लंबाई में वृद्धि होगी तो उसे क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार कहेंगे। क्षेत्र में वृद्धि होगी, ऊष्मा देने पर क्षेत्र में यदि वृद्धि होती है तो वह क्षेत्रीय प्रसार। ऊष्मा देने पर यदि आयतन में वृद्धि होती है तो वह आयतन प्रसार होगा। दोस्तों सीटेट 2019 का पेपर है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ था 141 में, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार होता है। ऑप्शन ए था 2 प्रकार के, ऑप्शन बी था 3 प्रकार के, ऑप्शन सी था 4 प्रकार के और ऑप्शन डी था 5 प्रकार के। इसका राइट आंसर देखिए है ऑप्शन बी 3 प्रकार के। दोस्तों चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों में ही ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों दैनिक जीवन में हम ऊष्मीय प्रसार के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यह ठोसों में ऊष्मीय प्रसार के एग्जाम्पल है। गेंद तथा छल्ला उपकरण में आप सभी को पता है कि छल्ले का आकार, छल्ले का जो व्यास होता है वो इतना होता है कि उसमें गेंद, देखिए पहली स्थिति में देखिए यह गेंद है, यह छल्ले से गुजर कर नीचे आ रही है। यह गेंद है, धातु की गेंद है और छल्ले से गुजर कर नीचे आ रही है। गेंद और छल्ला उपकरण में ऐसे ही तो होता है, जब हम गेंद को छल्ले के ऊपर डालते हैं तो छल्ला से गेंद नीचे आ जाता है। जब हम इसको ऊष्मा प्रदान करते हैं, ठीक है, जब हम धातु की गेंद को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो क्या होता है, इसका क्षेत्रीय प्रसार होता है, इसका क्षेत्र बढ़ता है। देखिए हम जब इसको ऊष्मा प्रदान किए तो इसमें क्षेत्रीय प्रसार हुआ, इसका साइज बढ़ा और छल्ले में यह छल्ले से बाहर नहीं आ सका क्योंकि इसका साइज बढ़ गया, क्षेत्रीय प्रसार हुआ, इसका साइज बढ़ गया। तो देखिए छल्ले से यह गुजर नहीं पा रहा है, छल्ले से नीचे नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसके आकार में वृद्धि हुई है, इसका क्षेत्र बढ़ा है, तो ये होता है ऊष्मीय प्रसार। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, कांच की बोतल का ढक्कन कस जाने पर बोतल को उलटकर ढक्कन को गर्म पानी में डुबाया जाए तो उसमें ऊष्मीय प्रसार के कारण ढक्कन ढीला होकर खुल जाता है। बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए के ऊपर लोहे का रिंग कसकर लगाया जाता है, इसके लिए रिंग को थोड़ा छोटा बनाया जाता है। चढ़ाने के पूर्व रिंग को गर्म करके प्रसारित किया जाता है, मीन्स जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है जिससे पहिए पर चढ़ सके। ठंडा होने पर यह रिंग पहिए को कसकर पकड़ लेता है क्योंकि जब ठंडा होता है तो वह सिकुड़ जाता है और कसकर पकड़ लेता है पहिए को। थर्ड एग्जाम्पल है, जब मोटे कांच के गिलास में खौलता हुआ पानी डाला जाता है तब गिलास टूट जाता है क्योंकि गिलास की भीतरी सतह का प्रसार बाहर की तुलना में अधिक होता है। फोर्थ एग्जाम्पल है दोस्तों, टेलीफोन व विद्युत के तारों को गर्मी के दिनों में 2 खंभों के बीच थोड़ा ढीला छोड़ा जाता है जिससे ठंड के दिनों में वह सिकुड़कर टूट ना जाए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम नियमित कंटिन्यू
देखते रहते हैं। जब हम पूड़ियाँ को तेल में तलते हैं तो पूड़ियाँ कैसे फूल जाती हैं, रोटी को जब हम सेकते हैं तो रोटी भी फूल जाती है। यह गैसीय प्रसार है। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार देखने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, ठोस में प्रसार द्रव से कम होता है और गैस में द्रव से अधिक प्रसार होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ऊष्मा के कुचालक एवं सुचालक। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जिसमें ऊष्मा प्रवाहित होगी ऊष्मा की सुचालक होगी, और जिस वस्तु के द्वारा हम ऊष्मा को प्रवाहित नहीं कर सकते वह ऊष्मा का कुचालक होगा। जैसे कि लकड़ी को यदि हम जलाते हैं तो उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक है। वही हम यदि लोहे की छड़ को गर्म करें तो कुछ समय बाद लोहे का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है क्योंकि ऊष्मा प्रवाहित होती है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। तो लोहे का छड़ क्या है, ऊष्मा का सुचालक है, और लकड़ी क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। मीन्स ऊष्मा के स्थानांतरण को ही ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं, चालन, संवहन एवं विकिरण। दोस्तों, सीटेट 2019 का पेपर है 143 क्वेश्चन में देखिए आया हुआ है ऊष्मा का संचरण निम्न द्वारा होता है, चालन, संवहन, विकिरण और उपरोक्त सभी। ऊष्मा संचरण तीनों विधियों द्वारा होता है, चालन द्वारा भी, संवहन और विकिरण द्वारा। इसका राइट आंसर है देखो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए सबसे पहले जानते हैं चालन, कंडक्शन क्या होता है। ऊष्मा के संचरण की इस प्रक्रिया को जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान से नहीं हटते चालन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी छड़ को गर्म करते हैं, लोहे की छड़ के एक सिरे को हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है क्योंकि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, चालन करती है। तो जब हम लोहे के छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा क्या होता है, ठंडा होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। जब हम गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित अणु में गति होती है जिसके फलस्वरूप वे तेजी से मूव करने लगते हैं और अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो अणु जो होते हैं वे तेजी से मूव करने लगते हैं और दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। इस प्रक्रिया को ही कहते हैं चालन। आइए देखते हैं दैनिक जीवन में चालन से संबंधित उपयोग। एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवार के मकान में रहते हैं। इसका कारण यह है कि बर्फ की दोहरी दीवारों के मध्य हवा की परत होती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती। फलस्वरूप कमरे का ताप बाहर की अपेक्षा अधिक बना रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, शीत ऋतु में लकड़ी एवं लोहे की कुर्सियां एक ही ताप पर होती हैं, परंतु लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि शीत ऋतु में शरीर का ताप कमरे के ताप से अधिक होता है। लोहा ऊष्मा का सुचालक है और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक। अतः जब हम लोहे की कुर्सी को छूते हैं तो हमारे हाथ से ऊष्मा तापांतर के कारण लोहे की कुर्सी में शीघ्रता से प्रवाहित होने लगती है क्योंकि लोहा क्या है, ऊष्मा का सुचालक है। जबकि लकड़ी की कुर्सी में ऐसा नहीं होता क्योंकि लकड़ी क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। इसलिए लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। थर्ड एग्जांपल है दोस्तों, धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। क्यों? क्योंकि धातु क्या है, ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके कारण चाय की ऊष्मा से धातु के प्याले गर्म हो जाते हैं जिससे होंठ जलने लगती हैं और चाय पीना कठिन हो जाता है। जबकि चीनी मिट्टी ऊष्मा की कुचालक होती है जिसके कारण ऐसा नहीं होता है और हम आसानी से चीनी मिट्टी के बर्तन में चाय पी सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है और द्रव एवं गैस संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण करते हैं। सेकेंड विधि है दोस्तों संवहन, कन्वेक्शन। ऊष्मा संचरण की इस प्रक्रिया को जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं संवहन कहते हैं। संवहन द्रव और गैस दोनों में होती है। ठोस में क्या होती है, चालन, और द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है।
फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि हम एक पात्र लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, पानी भरते हैं, फिर उसके बाद उसको गर्म करते हैं, उसको ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो क्या होता है, पानी उबलने लगता है। जब पानी उबलता है तो पानी का हीट, पानी की ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है बाहर की ऊष्मा के कंपेयर में। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ के जो द्रव के मॉलिक्यूल होते हैं, वे सरफेस पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊष्मा हमेशा ठंडी वस्तु की ओर गमन करती है। यहाँ की ऊष्मा अधिक है, यहाँ की तुलना में। ऊष्मा का हमेशा स्थानांतरण कहाँ होता है, ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवेश करती है। तो यहाँ ऊष्मा अधिक होने के कारण द्रव के मॉलिक्यूल यहाँ जाते हैं, तो यहाँ मॉलिक्यूल का घनत्व अधिक हो जाता है। यहाँ के मॉलिक्यूल, यहाँ की जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके स्थान को भरने के लिए यहाँ के मॉलिक्यूल पुनः यहाँ आ जाते हैं। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया चलते रहती है, द्रव और गैस में संवहन की प्रक्रिया होती रहती है। इस प्रक्रिया को ही कहते हैं दोस्तों संवहन। संवहन द्रव और गैस दोनों में होता है। आइए दोस्तों देखते हैं दैनिक जीवन में संवहन से संबंधित उपयोग। समुद्री हवाएं तथा स्थलीय हवाएं। दिन के समय सूर्य की गर्मी से जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे स्थल की हवाएं ऊपर उड़ती हैं तथा उनका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं स्थल की ओर बहने लगती हैं। इन हवाओं को समुद्री हवाएं कहते हैं। रात में स्थल जल की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए समुद्र के जल के संपर्क से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तथा उनका स्थान लेने के लिए स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इन्हें स्थलीय हवाएं कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है। इसका कारण यह है कि नीचे की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उड़ती हैं तथा फ्रीजर पेटिका से टकराकर ठंडी हो जाती हैं। ऊपर की ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे आती हैं तथा रेफ्रिजरेटर में रखी वस्तुओं को ठंडा कर देती हैं। यही कारण है कि फ्रिज में रखा सामान ठंडा होता है। बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना। बिजली के बल्बों में निर्वात के स्थान पर निष्क्रिय गैसें जैसे कि आर्गन भरी जाती हैं। इसका कारण यह है कि बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से तंतु की ऊष्मा संवहन धाराओं द्वारा चारों ओर फैल जाती है, जिससे तंतु का ताप उसके गलनांक तक नहीं बढ़ पाता है। ऐसा नहीं करने पर बल्ब का ताप तंतु के गलनांक तक बढ़ जाता है, जिससे तंतु पिघल जाएगी। थर्ड है दोस्तों विकिरण, रेडिएशन। किसी गर्म स्रोत से ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी संचरित होती है, इसे विकिरण कहते हैं। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो सनरेज होती हैं, वे पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा ही पहुंचती हैं। आइए दोस्तों दैनिक जीवन में विकिरण से संबंधित कुछ उपयोग देखते हैं। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। ऐसा क्यों? यह क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट 2011 में। स्वच्छ आकाश वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर जाती है। बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, अतः बादलों वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर जाने के बजाय पृथ्वी की ओर लौट आती है, जिससे पृथ्वी गर्म बनी रहती है। यही कारण होता है कि बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं। रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है और हम जानते हैं कि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक ही ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक होता है। अतः दिन में सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके रेत गर्म हो जाती है, वहीं रात में वह अपनी ऊष्मा को विकिरण द्वारा खोकर ठंडी हो जाती है। आई होप दोस्तों आज का है वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।